हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन में। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग जीजी को देखते हैं जो कि इस कहानी के हीरोइन हैं और एक्चुअल में वो यहाँ पर ग्रैंडफादर का डेथ रिचुअल कर रही होती है। सारी मेड आपस में बात कर रही थी कि किस तरीके से उसकी शादी लुओ से हुई है, लेकिन लुओ उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर कि लुओ के ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो जीजी से कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे फैमिली का एहसान चुकाने के लिए जब यहाँ तुम्हें लेकर के आया था, तभी जैसे मैंने तुम्हारा एंगेजमेंट लुओ से फिक्स कर दिया था और अभी कुछ दिनों पहले तुमने इस तरीके से पहाड़ों में लुओ को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प किया है, तो वो भी तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए तुमसे शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। जीजी कहती है लेकिन हम दोनों कई सालों से मिले नहीं हैं और ना ही वो मुझसे प्यार करता है, तो बेहतर होगा इस टाइप के रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं, मैं भी लोगों को जानता हूँ, वो अच्छा बंदा है। इस तरीके से जब तुमने उसका हेल्प किया है तो वो ज़रूर ही तुम्हारे लिए ग्रेटफुल होगा। ग्रैंडफादर की बात मान करके जीजी शादी करने के लिए हाँ कह देती है। शादी इनकी हो जाती है। कुछ दिनों बाद ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। लुओ यहाँ पर आता है जिससे कि जीजी कई सालों बाद मिल रही होती है। शादी करने तक वो नहीं आया था। ग्रैंडफादर ने सिर्फ इन दोनों का शादी का सर्टिफिकेट लिया हुआ था। लुओ से वो जब वो मिलती है तो लुओ से कहता है कि चलो मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर वो उसे कहता है कि जब ग्रैंडफादर की वजह से हमने तुमसे शादी किया था, तो अब जब ग्रैंडफादर ही नहीं रहे तो मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है। जीजी पूछती है क्यों, तो लुओ कहते क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें कुछ कंपनसेशन दे दूंगा डाइवोर्स के बाद, इसके बाद तुम मुझे परेशान मत करना। जीजी वहाँ पर उसे कहना चाह रही थी कि एक्चुअल में वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन वो उसे ये बात नहीं बता पाती और लुओ को इस तरीके से डाइवोर्स देने के लिए ओके कह देती है। तभी वहाँ पर उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है कि जिसने उस दिन लुओ को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प किया था वो मिल गया है। वो कोई और नहीं, जीजी की क्लासमेट रो है और हमें पता है कहानी यहाँ से किस साइड जाने वाली है, बट कहानी आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लुओ यहाँ पर रो को अपने मेंशन में ले करके आने के लिए कहता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं जीजी यहाँ पर जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तो उसे वोमिटिंग फील होता है। उसे डाउट होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। इस तरीके से उस रात वो लोगों के साथ इंटीमेट हुई थी। धीरे धीरे जब दिन बीत रहे होते हैं तो जीजी नोटिस करती है कि वो तो उसे पीरियड्स भी नहीं आया है। इट मीन्स कि ज़्यादातर चांसेस है कि लोगों के बेबी को लेकर के वो प्रेग्नेंट ही है, लेकिन वो ये बात लोगों को नहीं बता सकती है। चेकअप कराने पर पता चलता है कि जीजी एक साथ 3 बेबीज़ को लेकर के प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अबॉर्शन कराने के लिए कहती है क्योंकि लुओ से उसका डाइवोर्स हो रहा है। डॉक्टर उसे समझाते हैं तुम्हारी बॉडी की कंडीशन बहुत वीक है, एक बार अगर तुमने अबॉर्शन करा लिया तो तुम दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। अब यहाँ पर जीजी इन बच्चों को पालने का डिसाइड करती है क्योंकि कर भी क्या सकती थी, उसके लाइफ एंड डेथ का सवाल था ना। वो सोचती कि भले ही वो लुओ से अलग हो जाएगी, लुओ को इस बारे में नहीं बताएगी और वो खुद ही इन चीज़ों को संभालेगी। जीजी का डिटेक्टिव उसे कॉल करता है कि उसके मॉम डैड के जाने के बाद जो उनके जायदाद के लिए वो लड़ रही थी, जो कि उसके अंकल आंट यहाँ पर उसे छीनने का कोशिश कर रहे थे, फाइनली अब उसके नाम मिल गया है। जीजी इस चीज़ के लिए बहुत ही खुश थी। जीजी घर जाती है जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो लोगों के और रिलेटिव थे ना, उसके अंकल वंकल, वो लोग जीजी को पसंद करते थे और चाहते थे कि जीजी की उससे शादी हो। लेकिन ये जो फ़ी थी ना, वो तो रिलेटिव थी लुओ की सिस्टर की तरह और वह जीजी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी वहाँ पर लुओ रो को लेकर के आता है। रो और लुओ के बीच क्या रिलेशन है ये बात फिलहाल जीजी को नहीं पता था। उसके अंकल लेकिन लुओ को ज़रूर डांट लगाते हुए कहते हैं कि तुम इस तरीके से जीजी के साथ गलत नहीं कर सकते। जीजी तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो कम से कम जीजी के सामने रहना चाह रही थी, क्योंकि अगर उसके रिलेशनशिप के बारे में इन्हें पता चल गया तो फिर तो वो पोल खोल लेगी ना कि उस दिन जीजी थी, रो नहीं। इसी वजह से अब उसके अंकल उसे डांट लगा रहे थे कि जीजी के साथ तुम ऐसा धोखा कैसे कर सकते हो। लुओ कहता है कि रू आज से घर पे ही रहेगी। रो यहाँ पर पेट दर्द का बहाना करने लगती है टॉपिक को हटाने के लिए, तो वो अपना सेक्रेटरी को कहता है जाओ ऐसे हॉस्पिटल लेकर के जाओ, लेकिन वह फिर कहने लगती है कि नहीं नहीं सब ठीक है, सब ठीक है। जीजी सोचती है वैसे भी उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं, और जब वो खुद अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा बिहेव कर सकता है तो वो मेरे साथ क्या करेगा। इसी वजह से वो यहाँ पर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि बदले में बस लुओ से 3 बिलियन दे दे और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो वहाँ से गुजरती है तो लुओ को जीजी के बॉडी पर काफ़ी फेमिलियर स्मेल मिलता है।
और वो उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। रोड साइड जीजी यहाँ पर चक्कर खा के गिर रही थी, तभी फू आकर के उसे संभाल लेता है। उसे लगा था कि शायद लुओ है। वो बेहोश हो जाती है। फू उसे लेकर के जाता है। यहाँ पर रू लुओ को भड़का रही थी कि अरे तुम्हारी वाइफ की तो लगता है कि कोई और ही बॉयफ्रेंड है, बेहतर होगा तुम उसे डाइवोर्स दे ही दो। लुओ उसे बकवास करने के लिए मना करता है और कहता है कि वो उसे टच नहीं करेगी। उसे लोगों का टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उस रात तुमने मुझे बचाया नहीं होता तो तुम यहाँ नहीं होती। रो भी ये सारी बातें जान रही होती है। जब फू इस तरीके से उसे लेकर के जाता है तब लू को काफ़ी जेलसी फील होने लगता है। भले ही यहाँ पर वो जिस चीज़ को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसकी वाइफ को कोई हाथ लगाए ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होता। ये लड़के थोड़े ज़्यादा ही पॉजिटिव होते हैं। हॉस्पिटल में जब जीजी की आँख खुलती है तो उसने तो एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ पर लुओ होगा, लेकिन वो फू को देख करके शॉक हो जाती है। वो पूछती है कि फू यहाँ पर क्या कर रहा है। फू कहता है मैंने ही तुम्हारा हेल्प किया तो मैं ही यहाँ होऊंगा ना। एक्चुअल में फू कई सालों से जीजी के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसे पसंद करता था जेन्युइनली, लेकिन जीजी ने उसे कभी भाव नहीं दिया। वो बस उसे अपने एक फ्रेंड की तरह माना करती थी। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन फू कहते हैं नहीं तुम्हारा चेकअप कराया मैंने, रिपोर्ट तो आने दो। लेकिन जीजी फू को नहीं बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है, इसी वजह से वो यहाँ से जा रही होती है। वो फू का हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर के जा रही थी तो फू से कहता है लगता है कि तुम्हें लुओ का डर नहीं है, तुम इस तरीके से मेरे साथ जा रही हो, तुम दोनों सच में अलग होने वाले हो क्या। यहाँ पर लुओ रो को हॉस्पिटल लेकर के आया हुआ था तो वो उन दोनों को साथ देख करके और ज़्यादा ही जेलस फील करने लगता है। उन दोनों के बीच जाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर रो उसे रोक देती है और कहती है हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ना जाने क्यों लुओ बहुत ही बुरा फील कर रहा था जीजी को यहाँ पर फू के साथ देख करके। जीजी उसे कहती है कि अपने हद में रहो, दोस्त हो दोस्त की तरह हो। देखो ठीक है हमारे बीच की फ्रेंडशिप अच्छी है, लेकिन इस तरीके से मैं लुओ को मिसअंडरस्टूड नहीं कराना चाहती। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि लुओ वहाँ से जा रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद उसने यहाँ पर उसे फू के साथ देख लिया होगा। वो उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए जाती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका था। फू उसके पीछे पीछे जाता है और सोचता है कि इस बार वो जीजी को कहीं नहीं जाने देगा। इधर रो लुओ से कार में चिपकने का कोशिश कर रही थी तो वो उसे भड़काते हुए कहता है कि तुम खुद को मेरी सच में वाइफ समझने लगी हो क्या, अपने हद में रहो। और फिर वो वहाँ पर उसे कार से उतर जाने के लिए कहता है और साथ ही में कहता है कि तुम मेरे अपने घर पे नहीं रह सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए दूसरा विला खरीद लिया है, तुम वहाँ रहोगी। और वो यहाँ पे रो को कार से उतार देता है और ये चीज़ रो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देने वाली। रो को लग रहा था कि क्या सच में उस रात रो ही थी, वो इतना क्लिंगी कैसे हो सकती है। वो अपने सेक्रेटरी को भी सीसीटीवी वगैरह चेक करने के लिए बोल ही रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो इस बात को अग्री कर देता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जीजी अपने कमरे में सो रही थी तो उसे लोगों का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि अपने होम रजिस्ट्रेशन को लेकर के इस होटल में मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। जीजी कंफ्यूज थी कि लुओ उसे वहाँ पर क्यों बुला रहा है। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो कहता है कि मुझे फैमिली के सिचुएशन की वजह से तुम्हें शादी करना पड़ेगा। कहानी फ्लैशबैक पे जाती है जहाँ पर कि उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की लास्ट लेगेसी मेरे पास है और अगर तुम जीजी से शादी करोगे तो ही वो लास्ट लेगेसी तुम्हें मिलने वाली है। तो ये चीज़ के लिए लुओ यहाँ पर रेडी हो जाता है क्योंकि उसकी मॉम की लास्ट लेगेसी उसे चाहिए थी किसी भी हालत में। उसकी मॉम जब बचपन में वो दोनों किडनैप हो गए थे तो उसे बचाने के लिए उसे झाड़ियों में छुपा करके गायब हो गई तो उसके बाद से उसकी मॉम मिले ही नहीं है। उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जीजी जब यहाँ पर आती है तो उससे कहता है फैमिली की वजह से मुझे तुम्हें वापस से शादी करना पड़ेगा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे साइन कर दो, तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। जीजी यहाँ पर कंफ्यूज थी कि लुओ ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन वो लुओ को पसंद करती थी। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से वो इस चीज़ के लिए रेडी भी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेकर के आ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे रो को ये बात पता चलता है तो वो गुस्से में आकर के जीजी को थप्पड़ मार देती है और ये चीज़ लुओ देख नहीं पाता है। वो अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि इसे फ़ॉरेन भेज दो और जब तक ये बेबी बॉन्ड नहीं कर देती ना तब तक इसे यहाँ आने मत देना। अब रो उसे रिक्वेस्ट करते रह जाती है, लेकिन लुओ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब जीजी को ऐसे चोट लगा था तो वो उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है, लेकिन जीजी कहती है छोटी सी चोट है, इस चीज़ के लिए वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी। उसे डर था कि कहीं लुओ को अगर उसके बेबी के बारे में पता चला तो वो भी रो की तरह उसे फ़ॉरेन भेज देगा।
वो घर जा कर के खुद ही यहाँ पर पोस्टर लगाने का कोशिश कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था। लुओ यहाँ पर उसके लिए नया ड्रेस लेकर के आता है। जीजी को इस तरीके से स्ट्रगल करते हुए देख कर के कहता है कि लाओ मैं अप्लाई कर देता हूँ। वो जीजी का यहाँ पर केयर कर रहा था और दोनों के बीच एक इंटीमेट सा मोमेंट क्रिएट होता है जिसमें कि इंटीमेसी नहीं थी लेकिन प्यार बहुत था। जीजी सोचने लगती है कि क्या लुओ के दिल में उसके लिए सच में जगह हो सकता है। वो तो पहले से ही लुओ को पसंद करती थी। अगली मॉर्निंग फ़ी काफ़ी गुस्से में आकर के जीजी से झगड़ा करने लगती है कि तुमने रो से शादी कर ली, वो मेरा भाई है, वो कोई ऐरा-गैरा लड़का नहीं है। तुम्हारी वजह से उसने रो को फ़ॉरेन भेज दिया। जीजी उसे कहती है ये तुम्हारे भाई का डिसीज़न है, मुझसे नहीं, उससे जाकर के बात करो। गुस्से में आकर के फ़ी यहाँ पर जीजी को धक्का दे देती है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है, उससे ब्लीडिंग होने लगता है। लुओ यहाँ पर आता है, जीजी उसे जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल लेकर के चलने के लिए कहती है। इतना सारा ब्लड देख कर के वो काफ़ी घबरा जाता है और जीजी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि जीजी ठीक तो है लेकिन वो बेबी की जान पे थोड़ा-सा खतरा हो सकता है। अभी सिर्फ 6 मंथ प्रेग्नेंट है वो। लुओ सोचने लग 6 वीक प्रेग्नेंट है वो। लुओ सोचने लगता है 6 वीक पहले तो वो भी किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। क्या वो जीजी है? वो कहता है कि वो बेबी किसका है ये पता लगाना चाहता है। डॉक्टर उसे ऐसा कराने से मना करती है क्योंकि अभी बेबी स्टेबल नहीं है और वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब लोगों को गुस्सा आ रहा था। वो जीजी के कमरे में थे। जीजी हल्की सी बेहोशी की हालत में जगती है तो वो सुनती है कि लुओ ड्रो से बात कर रहा है और उसे काफ़ी बुरे तरीके से डांट रहा है। वो बार-बार यहाँ वापस आने का ज़िद कर रही थी लेकिन उसे साफ कह चुका था कि वो वापस नहीं आने वाला है। अब जीजी ये डिसाइड कर लेती है कि वो लुओ को किसी हालत में ये पता नहीं लगने देगी कि वो उसका बेबी है और वो खुद ही इस बच्चे को पालेगी। लुओ से अलग हो जाने में भलाई है। वो रो को प्रोटेक्ट करने के लिए जीजी का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि लोगों के जितने दुश्मन हैं इस हिसाब से तो सब जीजी को उसकी वाइफ समझ करके उसे अटैक करेंगे ना। लूहो ये बात समझ ही नहीं पाता है। वो जीजी को कहता है कि इस बच्चे के बारे में मुझे बताना चाहोगी ये किसका है। जीजी उसे कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं, 1 साल में अलग होने वाले हैं, तो चाहे बेबी किसी का भी हो तुम्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लुओ को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो जीजी के बारे में जानना चाहता था लेकिन जीजी जब उसे नहीं बताती है तो वो भला कुछ कर ही नहीं सकता है। वो कहती है ठीक है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं तो तुम मुझे डाइवोर्स दे सकते हो। लेकिन लुओ को जब तक उसकी मॉम की लेगेसी नहीं मिल जाती तब तक वो जीजी को किसी हालत में डाइवोर्स नहीं दे सकता है। लुओ जीजी को कहता है कि डोंट वरी दोबारा ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। जीजी कहती है हाँ, सच में इसी वजह से बार-बार ऐसा हो रहा है ना। फिर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है पता लगाओ उस रात आखिरकार क्या जीजी पहाड़ों पर गई थी या नहीं। लेकिन वो कहती है कि जितना मैंने पता किया है तो जीजी उस टाइम पहाड़ों पर नहीं थी जब तुम किसी के साथ उस समय इंटीमेट हुए होगे। इनके बीच कुछ यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया था और कैमराज़ नहीं होने की वजह से इस बात का कोई प्रूफ नहीं था। अगले सीन में हम लोग जीजे को देखते हैं जो कि अपने कमरे में सोच रही थी कि उसे कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और रात भर इसी तरीके से बैठे रह जाती है। अगली सुबह उसे लुओ का कॉल आता है। वो उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है क्योंकि वो उसकी वाइफ है और उसे उसके साथ ऐसी इंपॉर्टेंट पार्टीज़ में जाना पड़ेगा। जीजी यहाँ पर सोच रही थी कि वो सबको इसलिए बताना चाहता है कि जीजी उसकी वाइफ है ताकि कोई यहाँ पे रो को अटैक ना करे, कोई उसके और उसके बेबी को हर्ट ना कर सके। जीजी डे बाय डे लुओ से और ज़्यादा अलग होते जा रही थी। जीजी सोचती है कि वो कैसे न कैसे करके लुओ के साथ पार्टी में ना जाए। उसका सेक्रेटरी यहीं पर वेट कर रहा था उसका मेकअप कंप्लीट होने का। जीजी का जैसे ही मेकअप कंप्लीट होता है तो वो कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो वह कहता है कि ठीक है और फिर जीजी वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। मौका निकाल कर के वो वहाँ से फरार हो रही थी तो वो फू से टकराती है। फू से कहता है कि तुम यहाँ पार्टी में आई हुई हो। जीजी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसका सेक्रेटरी इधर जीजी को ढूंढते हुए आ रहा था तो वो फू के पीछे ऐसे छुपने लगती है। फू से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ पार्टी में चलो, वरना मैं उस इंसान को बुला करके बता दूँगा कि तुम यहाँ पर हो। अब जीजी सोचती है कि लुओ के साथ पार्टी में जाने से अच्छा है कि मैं फू के साथ ही पार्टी में निकल लूँ। उसका सेक्रेटरी उसे ढूँढ लिया तो फिर तो वो उसे लेकर के जाएगा ही, तो फिर वो फू के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरी साइड इधर हम लोग देखते हैं उसका अंकल लुओ को कॉल करके कह रहा था जीजी को इस पार्टी में ले करके ज़रूर आना, मैं सबके सामने बताने वाला हूँ कि जीजी तुम्हारी लीगल वाइफ है। अब लुओ कहता है हाँ, हाँ ठीक है। मैं उसे ज़रूर ही लेकर के आऊँगा। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो जीजी होती है वो फू के साथ पार्टी में गई होती है। लू उसे कॉल-वॉल कर रहा था बट वो अपना नंबर ऑफ कर देती है और उसका फ़ोन भी नहीं उठाती है। फू को समझ नहीं आता कि क्या लू और जीजी के बीच में लड़ाई चल रहा है।
वो जीजी को यहाँ पर पार्टी में अंदर लेकर के जाता है। पार्टी में हम लोग यहाँ पर फ़ी को देखते हैं जो सोचती है कि वो फ़ू के साथ क्या कर रही है और उसे तो बस यहाँ पर जीजी का इंसल्ट करने का मौका चाहिए। वो उन दोनों के फ़ोटोज़ को क्लिक करके लोगों को भेज देती है कि देखो तुम्हारी वाइफ़ यहाँ पर दूसरे लड़के के साथ आई हुई है और वो उन दोनों के बीच लड़ाई लगाना चाहती थी। ये एक ऑक्शन पार्टी था जहाँ पे फ़ू से समझाता है कि अगर जीजी को कुछ भी पसंद है तो वो यहाँ पर उसके लिए बाय कर देगा। जीजी वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखती है जहाँ पर कि एक वेस रखा हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा था। वो उसके बारे में काफ़ी बड़ाई करते हुए काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता रही होती है। फ़ी यहाँ पर आ जाती है, उसका मज़ाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारी जैसी गरीब लड़की को ऐसे एंटीक पीसेस के बारे में कैसे पता होगा? लेकिन जो यहाँ पर इनका मेन हेड था वो आता है और जीजे का नॉलेज का बड़ाई करते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफ़ी टैलेंटेड हो इस बारे में। अब यहाँ पे फ़ी का मुँह ही बन जाता है क्योंकि सच में उसे पता था कि एक्चुअल में वो इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल है। उसके जो अंकल थे ना वो भी यहाँ पर जीजी को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे होते हैं। लू भी इस पार्टी में जल्दी-जल्दी जीजी को लेकर के आने वाला था। वो यहाँ पर जीजी का इंसल्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है लेकिन तभी वहाँ पे लू आ जाता है। लू को देख कर के जीजी को लगने लगता है कि फिर यहाँ पर वो ड्रामा करेगा ही। लू जीजी को कहता है कि वो इस पार्टी में उसके बिना क्या कर रही है। उसके अंकल ने यहाँ पर अपनी वाइफ को लाने के लिए कहा था, तो वो कहते हैं कि जीजी तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वो जीजी को वहाँ से लेकर के जा रहा था, तभी दूसरी साइड से फू उसे रोक लेता है। अब वो यहाँ पर ज़्यादा बातों को नहीं बढ़ाने देना चाह रही थी, इसी वजह से जीजी कहती है कि मैं लोगों के साथ अभी जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। और फिर लुओ उसे वहाँ से पार्टी से लेकर के जाता है। फू सोचता है कि वो लुओ को कभी भी जीजी को बुली नहीं करने देगा। जब वो यहाँ पर उसे बाहर लेकर के जाता है, तब वो उस पे बहुत गुस्सा कर रहा था कि मेरे साथ आने के लिए बोल करके तुम यहाँ पर फू के साथ कैसे जा सकती हो? अब वो वहाँ पर चुप थी, वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें सबको बताने वाला हूँ कि तुम मेरी वाइफ़ हो। वो कहती है क्यों? तुम चाहते हो कि मतलब मैं मर ही जाऊँ? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही। ऐसा कह के वो लोगों को किक कर देती है और वहाँ से पार्टी में वापस आ जाती है जहाँ पर कि फ़ी उससे रिवेंज लेने के लिए उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड करती है और उस वेटर को जीजी को ड्रिंक देने के लिए कहती है। जैसे यहाँ पर नॉर्मली उस ड्रिंक को पी लेती है, उसने थोड़ी सोचा था कि ऐसा कुछ होने वाला है और पीने के बाद उसे होने लगता है नशा, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। लुओ यहाँ पर आता है तो उसके अंकल उसे कुछ बात करने के लिए लेकर के जाते हैं। वो जीजी को नहीं ढूँढ पाता है। जब वो वापस आता है तो जीजी के बारे में पूछ रहा था कि जीजी है किधर, तो उसे वेटर बताता है कि एक्चुअल में आपकी वाइफ को एक बंदा यहाँ ऐसे ऊपर होटल के कमरे में लेकर के गया है। अब लोगों को लगने लगता है क्या चल रहा है। दूसरी साइड जीजी काफ़ी नशे में थी, वो उसे कमरे में लेकर के गया था। इस तरीके से वो उसे टेम्पटेड देख करके खुद को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा था कि नहीं वो जीजी से सच में प्यार करता है और जब तक वो नशे में है वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, बट जीजी को डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी है। तो जैसे ही वो उसे किस करने के लिए जा रहा था ना, तभी वहाँ पर लुआ आ जाता है और वो फू को किक करते हुए कहता है कि वो ऐसा उसके साथ कैसे कर सकता है? जीजी उसकी वाइफ़ है। फू उसे कहता है पहली बात कि तुम उसे प्यार नहीं करते, मैं उसे पसंद करता हूँ और दूसरी बात मैं उसे डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर रहा हूँ। लुआ उसे कहते हैं तुम्हें मेरी वाइफ़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी वाइफ़ है और मैं देख लूँगा इसके साथ क्या करना है। दोबारा कभी इसके साथ इंटेंजल मत होना। ऐसा कहते हुए वो जीजी को वहाँ से लेकर के जा रहा था। जीजी कुछ ज़्यादा ही लू से चिपकने लगती है। वो उसे काम डाउन करने के लिए वॉशरूम में शावर के नीचे लेकर के जाता है और खुद भी उसे शावर में खड़े रहना पड़ता है। जीजी इस तरीके से लू को थुपिया देती है। वो उसे बार-बार किस करने का कोशिश कर रही थी। लू उसे कमरे में लेकर के जाता है, बेड पर आराम से लिटाता है और फिर यहाँ पर उसने डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर उससे कहते हैं जीजी का ध्यान रखना होगा, अगर इस बेबी को कुछ हो गया ना तो फिर वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। अब लोगों को यहाँ पर जीजी का केयर होने लगा था। डॉक्टर के जाने के बाद वो भी वहाँ से जा रहा होता है लेकिन जीजी उसे रोकते हुए कहती है नहीं जाने के लिए। ना जाने क्यों जीजी को यहाँ पर जीजी पर लोगों को यहाँ पर तरस आता है और वो उसके साथ रुकने के लिए रेडी हो जाता है। वो रात भर उसका केयर करता है और ख्याल करते-करते बैठे-बैठे सो जाता है। जीजी जब जगती है तो देखती है कि लुआ इस तरीके से उसी के पास सो रहा है। वो थोड़ी-सी यहाँ पर शाई फ़ील कर रही थी। लुआ उसे कहता है कि कल रात तुम्हें फ़ीवर था, अब तुम ठीक हो? वो सोचता है कि रात भर इस तरीके से उसने जीजी का केयर किया है और जीजी तो मस्त घोड़े बेच के सो रही थी। वो उसे कहती है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम फू के साथ क्या कर रही थी? तो वो उसे कहती है कि एक्चुअल में इस तरीके से मुझे लगा कि तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो, इसी वज़ह से मैं तुम्हारे साथ नहीं गई। वो उससे पूछता है कि क्या ये फू का बेबी है
जीजी इस बात का जवाब नहीं देती है। तभी वहाँ पर उसे रो को कॉल आता है और वो कह रही थी कि वो उसे बहुत मिस कर रही है और वो वापस आना चाह रही है। लू उसे साफ मना कर देता है और वहीं रहने के लिए कहता है। जीजी सोचती है कि वो कभी नहीं उसे बता सकती है कि वो लूओ का बेबी है, वरना वो भी उसके साथ उसी तरीके से बिहेव करेगा। जीजी बेचारी यहाँ पर चुप ही रह जाती है। जब सब कुछ ठीक था, डॉक्टर ने यहाँ पर जीजी को ज़्यादा चलने-फिरने से मना किया था, तो लो इस तरीके से उसे खुद गोद में उठा के लेकर के जाता है। अब इन्हें पता चल गया था कि फ़ी ने यहाँ पर उस ड्रिंक को टेम्पर्ड किया था, तो वो फ़ी को जीजी के हवाले करते हुए कहता है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है करो, इसने गलती की है, सज़ा तो इसे मिल कर के रहेगा। अब जीजी यहाँ पर फ़ी को थप्पड़ मारते हुए कहती है, शुक्र मनाओ कि अगर तुम लोगों का सिस्टर नहीं होती ना, तो मैं तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाती। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेबी अबॉर्ट होने वाला था। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो अगली बार उस चीज़ की ज़िम्मेदार तुम ही होगी। रोज़ जीजी को काम डाउन करते हुए आराम करने के लिए कहता है और रफ़ी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, वार्निंग देते हुए कि वो कभी यहाँ पर जीजी को इस तरीके से हर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पर जीजी स्टेज पर चलना नहीं चाह रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मना किया था, तो वो वापस से उसे ऐसे गोद में उठा करके लेकर के जाता है। दोनों के बीच रिलेशन डे बाय डे ठीक हो रहे थे। फिर यहाँ पे रो को कॉल करती है और कहती है कि जीजी ने लुओ के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है, पता है तुम्हें? वो कहती है हाँ, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो फिर वो यहाँ पर जीजी की आंट को कॉल कर देती है उसके बारे में बताने के लिए। दूसरी साइड हम लोग घर की मेड लोगों को आपस में बात करते हुए सुन रहे थे कि क्या जीजी सच में लुओ के ही बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है या फिर वो किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। सबके बीच में डाउट ही था। लुओ ये सुन लेता है और थोड़े से गुस्से में जीजी के कमरे में जाने लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं लुओ और जीजी के बीच में इस बात को लेकर के कोई लड़ाई ना हो जाए। इधर कॉरिडोर में जीजी ऐसे बैठ करके सोच रही थी कि उसे लुओ को ये बात बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तभी वहाँ पे लुओ आता है। वह जीजी को अपना कार्ड देते हुए कहता है, ये लो कार्ड, कल जाकर के अपने लिए शॉपिंग कर लेना। जब तुम मेरी लीगल वाइफ हो सबके सामने, तुम ऐसे नॉर्मल कपड़े में नहीं रह सकती हो। बॉडीगार्ड्स मैं भेज दूंगा तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए। जीजी उस कार्ड को ले लेती है। लुओ बार बार जीजी से काफ़ी ज़्यादा क्लोज फील करने लगा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहा था। वो मन में सोचता है वो अपने फादर के लिए सिर्फ ये सब कुछ कर रहा है। तभी जैसे ही जीजी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ मॉल में जाती है, उसकी आंट आकर के यहाँ पर उसका दिमाग ख़राब करने लगती है। तुम कैसे रिलेटिव हो हमारी? तुम्हारे मॉम डैड के जाने के बाद हमने तुम्हें पाला पोसा, और तुम्हारे अंकल जब आज हॉस्पिटल में हैं तो तुम उनका ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं दे रही हो। जीजी कहती है, मैंने तुम्हारी फैमिली से पहले ही रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। तुमने मेरी फैमिली की लीगेसी मुझसे छीनने की कोशिश की थी। तब से मेरा रिलेशनशिप तुम्हारी फैमिली के साथ अब कुछ भी नहीं है। यहाँ आकर के मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जीजी को परेशान करने लगती है। तभी वहाँ पे लुओ आ जाता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को डांट लगाता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं क्या? वो दोनों चुपचाप कोने में सटके हुए थे। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लुओ जीजी को प्रोटेक्ट करते हुए वहाँ से ड्रेस बाय करने के लिए लेकर के जाता है। वो वेट कर रहा था जीजी कब चेंज करके आए, उसके ड्रेस का जिप नहीं लग रहा था, तो वो हेल्पर को हेल्प करने के लिए बुलाती है, लेकिन आसपास में कोई नहीं था। तो लुओ यहाँ पर उसका ड्रेस जिप करने में हेल्प करता है। अब वो यहाँ पर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो कह देता है कि एक्चुअल में वो बस वहाँ से गुजर रहा था, इसी वजह से वो यहाँ आ गया। लेकिन एक्चुअल में स्पेशली वो यहाँ पर जीजी के लिए ही आया है, जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके। इन दोनों के बीच यहाँ पर थोड़े मोड़े रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होते हैं। जीजी को लगने लगता है कि शायद लुओ अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो वो अच्छा है। खाना खाने के लिए दोनों जाते हैं, तो वो उससे पूछता है कि तुम आजकल कह रही हो कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब है? तो जीजी उसे कहती है, मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में बात करते हुए सुना था, तुम्हारे आसपास बहुत दुश्मन है। तुमने रो को इसीलिए बाहर भेजा हुआ है क्योंकि वो तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और तुम नहीं चाहते हो कि कोई उसे हर्ट करे। लुओ से कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भला तुम्हें क्यों ही मारना चाहूँगा। अगली बार से कुछ भी ओवरथिंक मत करना, और अगर कुछ भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ लेना। अब इस बात को सुन करके जीजी थोड़ी सी खुश होती है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि रो इस तरीके से फी से मिलने के लिए आती है। लुओ को पता नहीं था कि वो वापस आ चुकी है। वो दोनों यहाँ पर अभी बात ही कर रहे थे, हमें जीजी का कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों दोस्त हुआ करते हैं और ये दोनों ही जीजी को नहीं पसंद करते हैं। इसी वजह से जानबूझ करके रो यहाँ पर फी को और ज़्यादा भड़का रही थी। उसे जीजी को कैसे ना कैसे करके लुओ के लाइफ से निकालना होगा। वो तो बस यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर रही थी ताकि उसका काम बन सके। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फू आने लगता है। जल्दी जल्दी रो यहाँ पर अपना फेस छुपाने लगती है। वो यहाँ पर उससे पूछता है कि जीजी कैसी है, तो वो कह देती है कि हाँ ठीक है, शायद वो लुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है ना।
इसी वजह से बट उसे ध्यान आता है कि यहाँ पर तो लुओ ने कुछ टाइम पहले होटल में कहा था कि वो तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और तुम उसके साथ इंटीमेट कैसे हो सकते हो? आखिरकार वो किसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है? यही कन्फ्यूज़न चल रहा था। लेकिन फू तो जानता था ना कि उसने ज़िज़ी को कभी हाथ नहीं लगाया। ये बात सुनते ही रो के दिमाग में एक आइडिया आता है और फ़ी को लगने लगा था कि ज़िज़ी इस तरीके से लुओ को भी धोखा दे रही है और फू को तो धोखा दे ही रही है। घर जाती ही वो ज़िज़ी को थप्पड़ मार देती है। ज़िज़ी भी गुस्से में उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम पागल हो क्या? इस तरीके से पागलों की तरह क्यों बिहेव करते रहती हो? वो कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे भाई से शादी की हो और फू के बेबी को लेकर के तुम प्रेग्नेंट हो। दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं तभी वहाँ पर लू आ जाता है। वो भले ही यहाँ पर फ़ी को डाँटते हुए कहता है वहाँ से जाने के लिए, लेकिन वो ज़िज़ी पर भी गुस्सा था। वो उससे कहता है कि तुम मेरे से शादी की हो तो तुम फू के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? जीजी इस बात को समझ ही नहीं पाती है कि चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं घर की मेड यहाँ पर जीजी के लिए प्रेगनेंसी के लिए दवा बना के लेकर के आई थी, लेकिन जैसे ही जीजी उसे स्मेल करती है वो समझ जाती है कि इस दवा में कुछ तो गड़बड़ है। वो उसे कहने लगती है कि ये दवा तुमने बनाया है? वो कहती है हाँ। तो जीजी कहती है चलो ठीक है इसे पी करके दिखाओ। वो मेड कहती है क्या हुआ मैडम, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? जीजी कहती है तुम पी करके तो दिखाओ ना। लेकिन वो पीने से मना कर रही थी। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और पूछता है क्या हुआ। जीजी कहती है तुम्हारे इस मेड ने मेरे बेबी को अबॉर्ट कराने का कोशिश किया है, लेकिन वो मेड इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। जैसी कहती है कि इसमें कुछ ऐसी दवाएं मिलाई गई हैं जिसकी वजह से कि बेबी अबॉर्ट हो सकता है। लुओ कहता है कि लेकिन इसके पास ऐसा करने का कोई रीज़न नहीं है। जीजी कहती है तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं है? लुओ कहता है ऐसा बात नहीं है, तुमने मेरे ग्रैंडफादर का ख्याल रखा था तो मैं जानता हूँ कि तुम्हें दवाओं के बारे में नॉलेज है। फिर वो उस मेड को डांटते हुए कहता है सच सच बता दो तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? हम लोग फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक्चुअल में इस मेड को फ़ी ने पैसे दिए थे और कहा था कि अगर वो पकड़ी भी गई तो उसका नाम नहीं लेना, वरना वो उसके ख़ानदान को नहीं छोड़ने वाली है। इसी वजह से वो मेड चाह करके भी फ़ी का नाम नहीं ले पाती और कहती है कि एक्चुअल में उसे जीजी से जेलस फ़ील हो रहा था। इसी वजह से उसने यहाँ पे बेबी अबॉर्ट कराने के लिए ऐसा कहा था। तो वो उसे खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर के सरेंडर करने के लिए कह देता है। फिर लुओ वहाँ से दवाओं को लेकर के जाता है, लेकिन रात में उसे अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। वो जीजी के बारे में बार-बार केयर कर रहा था। कुछ ना कुछ बहाना ढूँढ करके वो चले जाता है जीजी के कमरे के पास उसे देखने के लिए कि वो ठीक तो है ना। तभी जीजी यहाँ पे कमरे का गेट खोल देती है। सामने लुओ को देख कर के सोच रही थी, पूछती है वो कि वो यहाँ क्या कर रहा है? लुओ बहाना कर देता है, कुछ नहीं वो तो बस यहाँ पर इसी तरीके से आया हुआ है जीजी के बारे में पूछने के लिए कि वो ठीक तो है ना? वो कहती है हाँ, मैं ठीक हूँ। अब जीजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या लुओ सच में उसका ख़्याल करने के लिए आया है? बाहर जाने के बाद उसे पता चलता है कि एक पार्टी में उसे बुलाया गया है। अब वो जीजी को अपने साथ लेकर के जाएगा ताकि वो एक्चुअल में सबको बता सके कि जीजी उसकी वाइफ़ है। जीजी को वो बोला था अपने साथ पार्टी में जाने के लिए, तो नेक्स्ट डे यहाँ पर जीजी रेडी-वेडी हो कर के आती है। लोगों के साथ वो बैठती है, यहाँ पर वो सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि जीजी उसकी वाइफ़ है। सब उसे कह रहे थे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि तुमने इस तरीके से सीक्रेट मैरिज कर लिया है। जीजी सबको हाय हेलो कहती है, लेकिन वहाँ पर एक लुओ का बिज़नेस ट्रैवल भी आया था। लुओ ने उससे अभी-अभी ज़मीन एक ऑक्शन में जीती थी, इसी वजह से उसे उससे जेलसी हो रही थी। वो यहाँ पर जीजी को इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम लुओ की वाइफ़ हो, ज़रूरी तो तुम में कुछ ऐसा टैलेंट होगा जिस वजह से उसने तुमसे शादी किया होगा। और लोग जीजी को सपोर्ट करते हुए कहते हैं ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए शादी की है, टैलेंट की क्या ज़रूरत है शादी करने के लिए। लेकिन अब जिस बंदे का बर्थडे था, लोगों ने उसे बताया नहीं था कि वो लोग बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, इसलिए जीजी कोई गिफ्ट लेकर के नहीं आ पाई थी। तो जीजी उसे कहती है कि गिफ्ट के तौर पर मैं आपको एक म्यूज़िक साउंड बजा कर के सुनाती हूँ। और वो इस तरीके से जा कर के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगती है और वहाँ पर उसका ये सॉन्ग सबको बहुत ही पसंद आता है। जीजी सच में इतनी टैलेंटेड थी, ये बात तो खुद लुओ को भी नहीं पता था। अब उसका बिज़नेस राइवल यहाँ पर चुप ही हो जाता है। फिर वो लोग लुओ के अंकल से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो जीजी को बहुत मानते थे और कहते हैं कि देखो अगर कभी लुओ तुम्हें परेशान कर रहे हैं तो तुम मुझे बताना, तुम्हारे और उसके रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं? जीजी कह रही है कि हाँ, वो दोनों ठीक है, वो परेशान नहीं करता उसे। अंकल बताते हैं कि जब बचपन में यहाँ पर लुओ और उसकी मॉम किडनैप हो गई थी, तो लुओ की मॉम ने उसे बचाने के लिए उसे झाड़ियों में छुपा दिया था और उस दिन के बाद से वो गायब है, ज़िंदा है या मर गई किसी को नहीं पता। इसीलिए लुओ इतना ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, बट वो एक्चुअल में काफ़ी केयरिंग है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारा केयर करता है। लुओ यहाँ पर फ़ोन पर बात करके वापस आता है तो उसके अंकल यहाँ पर उसकी मॉम की लेगेसी उसे दे देती है। वो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है
जीजी उसके साथ थे। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो अंकल जीजी को कहते हैं कि मैंने जो तुम्हें ऑप्शन दिया था, अगर तुम चाहो तो उस पर सोच-विचार कर सकती हो। लेकिन जीजी कहती है उसे सोचने के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए और अभी उसके और लुओ का रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, तो वो इस बारे में सोचना नहीं चाहती। लुओ को इस बारे में पता नहीं था। वो जीजी को ड्राइवर के साथ घर भेज देता है, उसे कुछ काम था इधर, और वो ड्राइवर एक अजीब-सा सेंट सामने रख कर के गाड़ी चला रहा था ताकि जीजी उससे बेहोश हो जाए, और वह यहाँ पर जीजी को किडनैप कर लेता है। उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं, करवाने वाला कोई और नहीं, यहाँ पर फ़ी और रो ही थी। रो यहाँ पर सामने नहीं आ रही थी क्योंकि उसका नाम भी आ जाएगा ना। वो किडनैपर यहाँ पर जीजी के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने का कोशिश करता है, लेकिन जीजी खुद को सेव कर रही थी। दूसरी साइड ये दोनों लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। वो जो बंदी थी ना, फ़ी को कहती है तुम अपने बंदे को कहो कि वो सीधे उसे मार दे, क्योंकि अगर वो बच गई तो फिर वो हमें छोड़ने नहीं वाली है। दूसरी साइड लुओ जब घर जाता है तो उसे पता चलता है कि जीजी तो घर पहुंची ही नहीं है। अब वो सोच कर के परेशान होने लगता है, जीजी गई तो कहाँ गई। फ़ोन वोन भी लगाता है, फ़ोन भी नहीं लगता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए कहता है, और इधर ये बंदा जीजी को मारने का कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पे फ़ी आ जाती है और कहती है कितना टाइम लगाते हो एक इंसान को मारने में। वो खुद ही हाथ में नाइफ़ ले लेती है। दूर से ही रोही ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जीजी को धक्का दे देती है, जिससे कि उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उसे हर्ट भी करती है। थैंकफुली वहाँ पर लुओ आ जाता है। इसे देख कर के तो रो वहाँ से फरार होने लगती है, क्योंकि वो कहीं पकड़े ना जाए। बेहोश होने से पहले जीजी लुओ को कहती है, हमारे बच्चे को बचा लो, मैं तुम्हारे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। ऐसा कह के वो बेहोश हो जाती है। लुओ यहाँ पर जीजी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, और फिलहाल के लिए फ़ी को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसने ऐसा कांड किया था। यहाँ से रूह जल्दी-जल्दी फरार हो रही थी कि कहीं लुओ और उसके बंदे लोग उसे देख ना लें। वो सोच रहे थे कि जीजी को वो फिर कभी इस तरीके से bully कर लेगी। तभी वहाँ पर जो फू होता है, वो रो को देख कर के पहचान जाता है कि वो तो लुओ की गर्लफ्रेंड है। वो उसे रोकते हुए कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है? तो वो कहती है कि वो लुओ यहाँ पर जीजी को सेव करने के लिए आए थे। जीजी को यहाँ पर गुंडों ने किडनैप कर लिया था। तो इस बात को सुनते हुए फू जल्दी-जल्दी जीजी को देखने के लिए जाने लगता है, तो रो उसे रोकते हुए कहती है, मैंने लोगों को बात करते हुए सुना है कि एक्चुअल में जीजी उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट नहीं है। तो हो सकता है कि क्या वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। मुझे पता है कि जीजी और फू के बीच में कुछ अलग ही रिलेशनशिप है। फू से इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन हाँ, उसने फू के दिमाग में कुछ बातें ज़रूर डाल दी थी। इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लुओ डॉक्टर को उसे बचाने के लिए कह रहा था। फू यहाँ पर आकर के लुओ से लड़ाई करने लगता है और कहता है कि तुम इस तरीके से उसका केयर कर रहे हो, तुम उसके हस्बैंड हो ना, तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, देखो तुम्हारी वजह से वो कितना इंजर्ड है। लुओ भी उसे पंच करते हुए कहता है, तो तुम्हारा कौन-सा हक है उस पे जो तुम यहाँ पर उसका केयर करने के लिए आए हुए हो। दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो ही रहे होते हैं। लेकिन लुओ का ऐसा बिहेवियर देख कर के फू को लगने लगता है कि शायद सच में ज़िज़ी यहाँ पर उसके बेबी को लेकर के नहीं प्रेग्नेंट है। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि शायद लोगों को गलतफ़हमी हो गया है, वो उसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता है। उसी दिन यहाँ पर फू लौटा था जिस दिन कि उसके ग्रैंडफ़ादर का डेथ हुआ था। अब उसे लगने लगता है कि जीजी किसके बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पे जीजी को लेकर के आया जाता है, हालाँकि बेबी सेफ़ है, लेकिन अगर दोबारा यहाँ पर उसके साथ कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। अभी यहाँ पर जीजी को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। लुओ यहाँ पर उसका केयर करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो उसे डाँटते हुए कहता है कि तुम उसका केयर करना डिज़र्व नहीं करते, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। वह जीजी के कमरे में जा कर के उसका ख्याल रख रहा था। तभी वहाँ पर लुओ भी आता है। फू को कहता है कि तुम वहाँ से चले जाओ, लेकिन तभी जीजी यहाँ पर जगती है। जैसे ही वो जगती है, वो उसे कहता है कि आई थिंक कि हमें डाइवोर्स ले लेना चाहिए। वो यहाँ पर एक्शन में जीजी का केयर करने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि बार-बार इस तरीके से उसकी जान को खतरा हो रहा था और जीजी को ऐसा लगता है कि शायद वो उससे प्यार नहीं करता है। इसलिए वो कहती है कि ठीक है, वो उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार है। वो यहाँ पर मन ही मन खुश हो रहा था कि अच्छा है, दोनों अलग हो जाएँगे तो शायद उसका चांस बन सकता है। लेकिन तब भी वहाँ पर लुओ फू को जीजी से दूर रहने के लिए कहता है। फू से कहता है कि तुम खुद यहाँ पर जब जीजी से डाइवोर्स ले रहे हो तो तुम्हें उससे क्या ही प्रॉब्लम है, मैं इसका ख्याल रख लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन लुओ यहाँ पर ज़बरदस्ती
वो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जीजी को लू का ये ऑब्सेशन, ये पॉसेसिवनेस समझ नहीं आता है। वो उसे कह रही होती है कि तुम जब खुद ही मुझे छोड़ने वाले हो तो तुम इस तरीके से फू को क्यों परेशान कर रहे हो। वो वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर लू के लिए सूप लेकर के आया था ताकि वो जीजी को पिला सके। जीजी सोच रही थी कि एक तरफ वो दिखाता है कि एक्चुअल में वो उसका केयर नहीं करता, दूसरी तरफ डाइवोर्स भी मांग रहा और तीसरी तरफ इस तरीके से प्यार भी जता रहा। जीजी सूप पीने के लिए उठती है तो गलती से उसका सर पास में रखे टूल से टकरा जाता है। लुओ उसका केयर करने लगता है। वो उसकी तरफ पूरी तरीके से अट्रैक्टेड हो चुका था, बस वो इस फीलिंग को कभी बता नहीं पाया उसे। जीजी उसे अपने हाथों से खिलाने के लिए कहती है तो वो उसे अपने हाथों से खिलाता भी है। जीजी को लुओ के साथ रहना काफ़ी अच्छा लगने लगा था, लेकिन वो जानती थी कि आज नहीं तो कल उसे उससे डाइवोर्स लेना ही है। अगले दिन जब वो खुद की पैकिंग खुद कर रही थी तभी वहाँ पर लुओ आता है और वो उसे कहता है डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए बोला है, तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो, लाओ मैं कर देता हूँ। और फिर वो यहाँ पर जीजी के ड्रेसेस को फोल्ड करने लगता है जिसमें कि उसके इनरवियर भी थे। ये देख कर के दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्डनेस होने लगती है। उसका सेक्रेटरी आता है और फिर वो उस ट्रॉली को लेकर के जाता है और लुओ यहाँ पर जीजी को अपने साथ लेकर के जाता है ऐसे उठा करके, क्योंकि उस वीक थी ना वो अच्छे से चल नहीं पाती। लोहा यहाँ पर उसे अपने साथ घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि रास्ते में उसके और जीजी के बीच थोड़े से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं। उसका ड्राइवर ऐसे ब्रेक मारा था तो जीजी उसके पास आ जाती है। लोहा जीजी को अपने इतने करीब देख करके खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आगे बढ़ के जीजी को किस कर लेता है। जीजी भी लोहा से प्यार करने लगी थी इसलिए वो भी उसे किस कर लेती है। वो उसे घर लेकर के जाता है और अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। वो कहती है कि ठीक है अब वो जाए यहाँ से, क्योंकि वो लुओ से ज़्यादा कनेक्टेड फील नहीं होना चाह रही थी, लेकिन उसे भी धीरे-धीरे करके उससे प्यार होने ही लगा था। वो लुओ के बिहेवियर को समझ नहीं पा रही होती है। यहाँ पर वो और उसके सेक्रेटरी पता लगा रहे थे कि आखिरकार ज़िज़ी का कौन बेबी कौन डैड हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम लोग फू को देखते हैं, जो कि जीजी को देखने के लिए उसके घर आया हुआ था। उसे देखते ही जीजी खुश हो जाती है। एक्चुअल में वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, भले ही तुम लोगों से यहाँ मैरिड हो और ये बेबी किसी का भी है। वो उसे अपना नाम देने के लिए तैयार है, लेकिन जीजू से कहती है तुम्हें पता है कि मैं लोगों को पसंद करती हूँ, तो तुम इस तरीके से अपनी फीलिंग को मुझे मत बताओ, ये गलत होगा। फ्लैशबैक में जीजे को यहाँ पर जब फ़ी लोग उसे बुली कर रही थी तो यहाँ पर फू ही आकर के उसका हेल्प किया करता था, लेकिन फिर भी जीजे उसे सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी, लवर नहीं। उसे समझाती कि हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं बट मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई फीलिंग नहीं आ सकती। फू को बुरा तो लगता है लेकिन फिर भी वो जीजे के डिसीजन को सही कहते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर लोग कभी तुम्हें परेशान किया तो फिर मैं तुम्हें उससे छीन के लेके चले जाऊँगा। जाने से पहले वो जीजे को इस तरीके से लास्ट टाइम हग करता है और वहाँ से जा रहा था, लेकिन जैसे ही जा रहा था लुओ यहाँ पर अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाता है। वो फू को जीजी के कमरे में देख करके गुस्सा करने लगता है। वैसे तो वो यहाँ पर जीजी को प्यार जताने के लिए आया था, लेकिन जीजी को फू के साथ देख करके वापस से उसका गुस्सा काफ़ी बढ़ जाता है। जीजी उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही थी कि देखो जो उसके दिमाग में शैतानी चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसकी बातों को समझने का कोशिश करे, वो तो बस उसे देखने के लिए आया था। लेकिन लुओ यहाँ पर अब फू के कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे देता है। उसका सेक्रेटरी उसे वहाँ से लेकर के जा रहा था। जीजी लुओ को कहती है देखो ऐसा नहीं करो फू, इसमें कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। लुओ कहता है दोस्त है या फिर वो इस बेबी का डैडी है। जीजी कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस बच्चे के डैडी हो, फिर भी तुम्हें मेरी बातों का भरोसा क्यों नहीं होता है। उसका सेक्रेटरी वहाँ से फू को जल्दी-जल्दी लेकर के जा रहा था। उसका सेक्रेटरी लू और जीजी के बीच में फू को नहीं आने देना चाहता है। दूसरे कमरे में अंदर लू इस तरीके से जीजी पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। जीजी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। वो जानबूझ करके जीजी को यहाँ पे लपेट देता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी रहोगी जब तक मेरी वाइफ हो, तुम किसी और लड़के से कोई भी रिलेशन नहीं रख सकती हो। जीजी उसे कहती है कि पागल हो गए हो तुम, 1 साल में वैसे भी हम दोनों अलग होने वाले हैं। लुओ कहता है जब तक मैं नहीं चाहूँ हमारा डाइवोर्स नहीं होगा। वो वहाँ से भी जाने ही लगता है तभी वहाँ पर उसे फू का वीडियो कॉल आता है, और जैसे ही भाई साहब वीडियो कॉल आता है तो लुओ वहाँ से जाने वाला है, चांस ही नहीं है। वो जानबूझ कर उसे दिखाने के लिए इस तरीके से जीजी के साथ वीडियो कॉल पर ही रोमांस करने लगता है। बेचारे फू का ये देख करके तो दिल ही टूट जाता है। फिर भी उसका सेक्रेटरी उसे यहाँ घर से बाहर निकाल देता है। वो जीजी को देखने के लिए दोबारा ज़रूर आएगा। जीजी लुओ को थप्पड़ मारते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो उसे वार्न करता है कि वो फू से दूर रहे तो ही उसके लिए बेहतर ही, नहीं तो वो उसकी कंपनी को बैंकरप्ट करने में
पीछे भी नहीं हटेगा। अब यहाँ पर ये सोच रही होती है कि वो अपने चक्कर में यहाँ पे फू को भी फँसा रही है। लो जीजे का एक्चुअल में केयर करता था, लेकिन वो कभी इन बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और ना ही जीजी इस तरीके से उसके पोजीशन को समझ पाई। वो जब वहाँ से जाता है तो जीजी सोचती है कि लो बहुत ही क्रूअल है, उसे खुद को और खुद के बेबी को कैसे न कैसे करके सेव करना ही होगा। उसे उसके अंकल का बात याद आता है, उन्होंने उसे ऑप्शन दिया था कि वो चाहे तो वो उसकी फैमिली में आकर के रह सकती है। तो फिर वो उसके अंकल को कॉल करती है कि वो उससे मिलना चाहती है। उसके अंकल ने जो उसे ऑप्शन दिया था वो इस बारे में सोच रही है। उसके अंकल कहते हैं ठीक है, वो 1-2 दिनों में घर आ रहे हैं तो वो उससे मिलते हैं। जीजी ओके कह देती है, बट उसे डर था कि कहीं लो इन 1-2 दिनों में ही उसे कुछ ज़्यादा ही परेशान ना कर दे। इधर हम लोग देखते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि रो यहाँ पर वापस आ चुकी है। वो अपने सेक्रेटरी को रो पर नज़र रखने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डाउट है कि ज़िज़ी के किडनैपिंग के पीछे केवल फ़ी नहीं हो सकती। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर दे, हो ना हो। इसके पीछे रो भी हो सकती है। वो ज़िज़ी से जेलस होकर के ऐसा कर रही थी और साथ ही में वो ज़िज़ी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, क्योंकि उस बेचारी के साथ भी तो गलत हो रहा है यहाँ पर। वो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसे रो का कॉल आता है। वो उसे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है, वो और उसके बच्चे दोनों उसे मिस कर रहे हैं। लू उसे कहता है कि अभी जहाँ पर भी हो शांति से वहीं रहो, जब तक बेबी बॉर्न नहीं हो जाता मैं तुमसे मिलने नहीं वाला हूँ। मेरे खिलाफ गई तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, ये बात तुम्हें पता है। फिर उसका सेक्रेटरी यहाँ पर जीजी के बारे में कुछ उसे बताने के लिए आता है, तो जीजी जानबूझकर रो को सुनाते हुए कहता है कि आज से उसे मैडम कहना है। ये बात सुनते ही रो को बहुत गुस्सा आने लगता है। वो सीधे जीजी को जान से मार डालने का प्लान बनाती है। दूसरी साइड वी को यहाँ पे लेकर के आया जाता है और ज़िज़ी का ये ऑर्डर था कि वो चाहे जो भी उसके साथ कर सकती है। उसने इस तरीके से उसे किडनैप जो किया था। वो ज़िज़ी चुपचाप बैठी हुई थी। लुओ यहाँ पर आता है और वो कहता है कि शुक्र मनाओ कि यहाँ मैंने ज़िज़ी को तुम्हें पनिश करने के लिए छोड़ा है। अगर मैं उसकी जगह होता ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला था। वो ज़िज़ी को कहता है कि भले ही ये मेरी कज़न सिस्टर है, बट तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम्हें इसके साथ जो करना है तुम कर सकती हो। जीजी कहती है श्योर हो ना? वो कहती है हाँ। फिर वो यहाँ पे फ़ी को कहती है कि तुम जाकर के खुद ही पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दो कि तुमने इस तरीके से मुझे किडनैप किया था और जो भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा वो पनिशमेंट पूरा करके तुम वापस आ सकती हो। लेकिन फ़ी जेल नहीं जाना चाह रही थी। लुओ अपने सेक्रेटरी को कहता है इसे यहाँ से लेकर के जाओ। फ़ी कह रही होती तुम्हें पता भी है कि मैं कितने रिच घर की डॉटर हूँ, मैं जेल नहीं जाने वाली। जीजी कहती है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुमने गलती किया है और तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। वो लुओ को माफ़ करने के लिए कहती है, लेकिन लुओ यहाँ पर जीजी के साथ गलत नहीं होने दे सकता था, इसलिए वो फ़ी को जेल भेज देने का ऑर्डर देता है। वो यहाँ पर जीजी का केयर करते हुए कहता है कि मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना या फिर मेड को बुला लेना। जीजी यहाँ पर सोच रही होती है, उसे लुओ से जल्द अलग होना होगा। वो उसे डिवोर्स तो देने नहीं वाला, शायद वो उसे छोड़ कर के चले जाए, तो उसकी लाइफ़ यहाँ पर थोड़ी-सी स्टेबल हो सके। वो खुद ही कन्फ्यूज़ थी कि वो करे तो क्या करे? वो वहाँ से बाहर निकलती है, लुओ को जाते हुए सोचती है। और इधर हम लोग देखते हैं कि रो को पता चलता है कि इस तरीके से फ़ी को भी जेल भेज दिया गया और वो काफ़ी घबराने लगती है, क्योंकि अगली बारी उसकी भी हो सकती है। अगर लोगों को कुछ भी भनक मिला कि इन दोनों ने मिल कर के यहाँ पर जीजी को हर्ट किया था, किडनैप किया था, तो वो उसे छोड़ने नहीं वाले हैं। अब रो अपना प्लान जल्दी-जल्दी चलने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर से जल्द लुओ से सच में शादी करना चाह रही थी। वो अपने बंदे लोगों को कॉल करती है। इधर यहाँ पर लुओ जब जीजी को ढूँढते हुए कमरे में आता है, तो वो नीचे वॉशरूम में गिरे हुए थे, उसे उठा भी नहीं जा रहा था। वो दरवाज़ा ऐसे तोड़ते हुए अंदर जाता है और जीजी को बाहर लेकर के आता है, जहाँ पर कि उसके शोल्डर पर ऐसे कट मार्क लगे हुए थे, तो वो फ़र्स्ट ऐड कर रहा था। जीजी को ऐसे देख कर के वो खुद रोक नहीं पाता है और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे यहाँ पे रोने लगती है, लुओ को समझ नहीं आता है क्या हुआ। वो उसे बहुत सारे पैसे ट्रांसफ़र करते हुए कहता है कि मुझसे जो भी गलती हुई है माफ़ कर दो। देखो मैंने पैसे भी दे दिए हैं, तुम अपने लिए शॉपिंग कर लेना। उससे ऐसा लग रहा था कि जीजी को पैसे देने से वो खुश हो जाएगी, लेकिन जीजी तो रो रही थी, क्योंकि वो लुओ की फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी एक तरह से। वो खुद से इस तरीके से बुली करता है, दूसरी तरफ वो आकर के उसका केयर करता है। वो कन्फ्यूज़ हो चुकी थी, वो करे तो क्या करे? वो इस बेबी के एक्जिस्टेंस को लेकर के भी काफ़ी परेशान थी।
कुछ दिनों बाद जब वो यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाती है तो उसे लगा था कि शायद ये उनके घर का फैमिली डॉक्टर है, लेकिन जब वो डॉक्टर जीजी से बातें करना स्टार्ट करता है तब उसे डाउट हो जाता है कि ज़रूरी कुछ गड़बड़ है। वो यहाँ पर एक अलग टाइप का पॉइजन लेकर के आया था जीजी को इंजेक्ट करने के लिए, और जीजी को ये डाउट हो जाता है। वो लोगों को कॉल करके इन्फॉर्म करने लगती है कि उससे पहले ही वो उसकी बॉडी में वो पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, और लेकिन तभी वहाँ पर उसके अंकल लोग आ जाते हैं, लेकिन वो बॉडी में इंजेक्ट तो हो ही गया था। लू भी वहाँ पर आता है, वो जल्दी-जल्दी जीजी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। ये अंकल अब ये पता लगाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि आखिरकार वो कौन है जो कि जीजी को हर्ट करना चाह रहा है। लू जीजी को वहाँ लेकर के जाता है, पॉइजन अननोन था, डिटॉक्सिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। दूसरी साइड हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, फ़ी की मॉम थी। फ़ी को इस तरीके से जेल भेज दिया गया है तो उन्होंने जीजी को हर्ट करने के लिए ऐसा किया था। उनका हस्बैंड उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरी पूरी फैमिली बर्बाद करके मानोगी। दूसरी साइड जैसे ही यहाँ पर नहीं बचने वाली थी, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे। वो लोग लोगों को जाकर के बताते हैं कि इसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। जाकर के लास्ट टाइम मिल लेने के लिए बिल्कुल इंडियन सीन वाला फ़ील, यहाँ सीरियल वाला फ़ील यहाँ पर आ रहा था। लो जीजी को जाकर के कहता है कि वो उसके बच्चे को अपना नाम देने के लिए तैयार है, वो उसे छोड़ कर के नहीं जा सकती है। लाइफ में पहली बार उसने किसी से प्यार किया है, वो ऐसे कैसे उसे छोड़ कर के जा सकती है। बहुत सारी बातें करने के बाद वापस से यहाँ पर जीजी की सांसें लौट आती है। डॉक्टर जल्दी-जल्दी उसे डिटॉक्सिफाई करने का कोशिश करते हैं, और फाइनली यहाँ पर कुछ घंटों बाद डॉक्टर बताते हैं, लेकिन उसे 1-2 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रखेंगे। तभी वहाँ पर यहाँ पर फू भी आता है, और वो लुओ पर गुस्सा कर रहे थे कि देखो तुम्हारी वज़ह से क्या हुआ है, हर बार तुम्हारी वज़ह से यही पंगे होते हैं, हर बार जीजी इस तरीके से मुसीबत में पड़ती है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें जीजी को जाने देना चाहिए? इस तरीके से तुमने उसे परेशान करके रखा है। लुओ को भी लगने लगता है कि जब तक वो इन सब कांड के पीछे कौन है पता नहीं लगा लेता है, तब तक उसे जीजी से थोड़ी दूरी तो बना करके ही रखनी होगी, वरना जीजी को वापस से कोई हर्ट कर सकता है। इसी वजह से वो अपने मन ही मन कुछ प्लान बना रहा था। यहाँ पर वो जीजी का ख़्याल रख रहा था। जैसे भी उसके फ़ॉरहेड पर किस करता है ना, यहाँ पर जीजी को होश आ जाता है। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जब वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी, तब उसने वहाँ पर लुओ को देखा था। वो रोते हुए, वो किसी को कुछ नहीं कहती है, वापस से सो जाती है। यहाँ पर वो ये सोचने लगता है कि अगर लुओ और जीजी के बीच के रिलेशनशिप ठीक हो गए, तो वो उन दोनों के बीच कभी नहीं आएगा। इधर जैसे ही ये चीज़ रोहू को पता चलती है कि जीजी वापस से बच गई है, उसका गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। वो यहाँ पर लुओ को कॉल करके कैसे न कैसे उसके साथ होने का कोशिश करती है, लेकिन उसका सेक्रेटरी कहता है, मुझे लगता है कि इन सब के पीछे हो ना हो रोहू का भी हाथ है। अगर हमें इस बारे में पता लगाना है तो सच में आपको जीजी से दूर रहना होगा। यहाँ पर उसके अंकल आते हैं देखने के लिए कि जीजी ठीक है या नहीं। वो लोग उससे बात कर रहे थे कि मुझे पता चला है कि जब से जीजी तुम्हारे साथ शादी की है, तब से उसके लाइफ में पंगे ही पंगे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी वाइफ तक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। लूहो से कहता है, मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी को होश आता है तो सब उससे मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते ही उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जीजी की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक तो उसकी बॉडी काफ़ी वीक है, और दूसरा कि वो 3-3 बेबीज़ को लेकर के प्रेग्नेंट है। अब लुओ यहाँ पर अगर कुछ भी सिचुएशन हुआ तो वो जीजी को बचाने का डिसाइड करता है। जब वो कमरे में अंदर जाता है तो देखता है कि वो उसका केयर कर रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो बचपन की बात याद करता है, जब ग्रैंडफ़ादर ने बचपन में उसके और जीजी के एंगेजमेंट को फिक्स कर दिया था। जब जीजी यहाँ पर अपनी आँखें खोलती है तो लुओ यहाँ पर उसे कहता है, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया, मुझे तुमसे डाइवोर्स लेना है। जीजी सोचती है कि ये कैसा बंदा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम से वो बाहर निकली हुई है, फिर भी यहाँ पर वो उसे डाइवोर्स लेने के लिए कह रहा है। उसे यहाँ पर लुओ का ये केयर नहीं दिखता है, और इधर उसे पता चलता है कि रोहू को लुओ ने अपने घर बुला लिया है। वो समझ जाती है कि शायद वो रोहू के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। तो फिर वो यहाँ पर लुओ को कह देती है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ पर अब भी एक अच्छा दोस्त बन कर के जीजी का केयर कर रहा था। लेकिन लुओ का दर्द तो किसी को दिख ही नहीं रहा था। वो उसे कहता है, मुझे लगता है कि शायद लुओ के माइंड में कुछ और चल रहा है। मुझे उसकी आँखों में अब तुम्हारे लिए एक्चुअल केयर दिखता है, और मैंने डिसाइड किया अगर तुम दोनों के रिलेशन रियल में ठीक रहे तो फिर मैं
अपने साइड से वन साइडेड लव तुम्हारे लिए ख़त्म कर दूँगा। लुओ यहाँ पर अपने सेक्रेटरी को सारे मैटर को इंटरोगेट करने के लिए कहता है कि ज़ेज़ी को किडनैप करने में और किसका हाथ है, और अभी उसकी मॉम को भी वो लोगों ने जेल भेज दिया क्योंकि इस तरीके से फ़ी की मॉम ने ज़ेज़ी को वो डॉक्टर भेजा था। लेकिन लुओ इस बात को भी कन्फर्म करना चाहता था कि उस रात वाली लड़की कोई और नहीं, मतलब रोऊ नहीं, कोई और है। इसको मन में बार-बार डाउट आ रहा था इसी वज़ह से। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोऊ आती है। रोऊ के साथ वो जानबूझ कर के थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा था ताकि उसे डाउट ना हो। वो कहता है कि मैंने उस डॉक्टर को पकड़ के लेके आया है जो कि यहाँ पर ज़िज़ी पर अटैक करने वाला था। और जैसे ही वो डॉक्टर आता है ना, यहाँ पर वो जीजी को उसको देख कर के कहने लगता है कि एक्चुअल में वो इस कांड में खुद शामिल है, लेकिन रो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल में जब ग्रैंडफ़ादर देखते हैं कि वो एक्चुअल में जीजी का केयर कर रहा है, तो उसे लगता है कि शायद ये दोनों ही सही कपल हैं। वो उसे वार्न करता है कि अगर मुझे पता चला कि इन सब में तुम हो, तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ग्रैंडफ़ादर इधर जाकर के उससे बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम सच में जीजी से प्यार करते हो, तो मैं तुम दोनों का रिलेशन बना सकता हूँ। लेकिन जीजी कहती है कि पहले मैं यहाँ पर लुओ से डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। जैसे ही मुझे होश आया, वो मुझे खुद ही डाइवोर्स लेने के लिए बोला है। ग्रैंडफ़ादर को पता चलता है तो वो कहती है, ठीक है, तुम दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते हो, नहीं रहना चाहते हो, तो हम तुम्हें फ़ोर्स नहीं करेंगे। तुम दोनों की अपनी लाइफ़ है, लेकिन वो तुम्हें इस तरीके से बुली नहीं कर सकता। वहाँ पर लुओ का सेक्रेटरी आता है तो उसके ग्रैंडफ़ादर उसे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? अपने बॉस को कह दो कि वो अपना शादी का सर्टिफ़िकेट मुझे भिजवा दे, मैं उसका जीजी से डाइवोर्स करवा दूँगा, उसे आने की भी ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी सोच रहा था कि लुओ जीजी से इतना प्यार करने लगा, अचानक से क्या हो गया जो वो डाइवोर्स का बात कह रहे हैं उसके अंकल। वो कहते हैं जाओ जाकर के लुओ को ये बात बता देना। तभी लुओ इधर आ ही रहा था, उसका सेक्रेटरी उसे कॉल करके सारी बातें बताता है। वो जाकर के अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलता है, तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि जीजी ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। मैंने उन्हें डाइवोर्स देने के लिए एग्री कर लिया है। लुओ यहाँ पर इस बात को लेकर के सोच रहा होता है कि वो जीजी को कैसे समझाए। वो जीजी से अकेले बात करना चाहता था। उसके ग्रैंडफ़ादर भी इस तरीके से सारी बातों को पता लगा रहे होते कि इन सब के पीछे कौन है। और लुओ जीजी को समझाता है कि एक्चुअल में मैं तुमसे डिवोर्स लेने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पर दुश्मन है तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो इसीलिए है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब यहाँ पर जब तक तुम बेबी बॉर्न नहीं कर लेती या फिर जब तक मैं उस बदमाश को पकड़ नहीं लेता, इसीलिए मैंने सोचा था कि हम दोनों अलग रहते हैं। इससे तुम और हमारा बेबी भी सेफ रहेगा। मैं सच में सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम ही वो लड़की हो जो कि उस रात पहाड़ों पर मेरी जान बचाई थी। जीजी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि रोज़ से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जिसके बेबी को लेकर के एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट है। अब रोह ने यहाँ पर उसे पैसे देने बंद कर दिए थे, इसी वजह से वो उससे मिलने के लिए आया था। वो उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो वो लुओ को जाकर के सच बता देगा। इधर लुओ और जीजी के बीच के रिलेशन पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। जीजी समझ गई थी कि वो क्यों ही इस तरीके से उससे अलग होना चाह रहा था। दोनों एक दूसरे के बीच अपने सारे लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं। दूसरी साइड यहाँ पे लुओ को कॉल आता है कि रोह घर से गायब है, उसे पकड़ना भी तो था। घर जाता है तो उसे बस इतना पता चलता है कि वो किसी लड़की के साथ गया। वो लड़का कौन है, क्या है, उसे कुछ नहीं पता था। वो अपने सेक्रेटरी को कहता है किसी हालत में मुझे रोह ज़िंदा चाहिए, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो अपनी मॉम की अंतिम निशानी जीजी के लिए लेकर के जाता है और जीजी को वो ये अंतिम निशानी पहना देता है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि जब फ़ू ने खुद को कमरे में बंद करके रखा था, खाना-वाना नहीं खा रहा था, तो उसका भाई उससे मिलने के लिए आता है। उसे पता चलता है कि वो जीजी से प्यार करता है, तो वो जीजी को अपने भाई से प्यार कराने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। इधर हम लोग देखते हैं कि रो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मज़े मार रही होती है। उसे तो लगा था कि 1-2 दिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्तीबाजी करेगी और फिर लुओ के पास वापस लौट आएगी। दूसरी साइड जैसे ही यहाँ पे लुओ जीजी को वो ब्रेसलेट पहनाता है, वो कहती है कि तुम्हें तब दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा, लुओ को या फिर मुझे। वो कहता है जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता, मुझे उसके साथ अच्छे से बिहेव करना ही पड़ेगा। इस बात पे जीजी उसे गुस्सा आने लगती है। वो उसे कहता है कि देखो मेरी फीलिंग का समझने का कोशिश करो, मैंने पहली बार किसी से प्यार किया है, अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। फिर वो जीजी से पूछता है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था? तो वो कहती है कि जब वो पहाड़ों से तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बाद वापस लौट रही थी, तब वो यहाँ पे रोज़ से मिली थी और उसने उसका वो मेडिसिन वाला बकेट ले लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो आगे चल कर के इस तरीके से सिचुएशन को चेंज करने वाली है। दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि लुओ को पता चल जाता है कि एक्चुअल में उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है और उसकी मॉम का जो स्केलेटन है वो फ़ू के
अ, लैंड में है जो कि उसने अभी-अभी बाय किया हुआ है। तो वो फू को कॉल करके फू के भाई को कॉल करके उससे वो लैंड बाय करने के लिए बोलता है। वो कहता है वो लैंड उसे दे तो देगा, लेकिन बदले में उसे जीजी से डाइवोर्स लेना होगा। तो वो ऐसा करने से मना कर देता है। तो वो दूसरा पैंतरा अपनाता है और जीजी को मिलने के लिए चले जाता है। वो कहता है उसकी मॉम इसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। वो जीजी और उसकी मॉम में हमेशा उसकी मॉम को ही चूज़ करेगा और उसकी मॉम का स्केलेटन मेरे ज़मीन में मिला है। वो इस बात को कन्फर्म करने के लिए वो जीजी को लू को कॉल करने के लिए बोलता है। जीजी सिर्फ़ इतना पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या फुद्दू सा क्वेश्चन है, किसके लिए उसकी मॉम इम्पोर्टेंट नहीं होती है? तो लू हाँ कह देता है, उसे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। जीजी यहाँ पे डिसाइड कर लेती है कि वो उसके और उसके मॉम के बीच में नहीं आना चाहती है। वो अंकल को बुला करके उसे डाइवोर्स देने के लिए कहती है और कहती है कि वो इन बच्चों को खुद ही पालेगी। वो लूओ को छोड़ कर के जा रही थी और जाने से पहले वो यहाँ पर लूओ के लिए नोट लिख कर के गई थी और शादी में डाइवोर्स का सर्टिफिकेट भी रख कर के गई थी और इधर इन लोगों की मस्तीबाजी अभी चल ही रही थी। लूओ इधर जीजी से मिलने के लिए वहाँ आता है तो देखता है कि उसकी मॉम के स्केलेटन को फू ने लुओ के घर पर भेज दिया है। तो वो इस बात को समझ नहीं पाता है कि चल क्या रहा है। जीजी को ढूँढने के लिए जाता है, जीजी हॉस्पिटल में नहीं थी। वो नोट देख कर के वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिरकार जीजी उसे क्यों छोड़ कर के चली गई। वो उसे हर जगह ढूँढ रहा था और उसे ढूँढने के चक्कर में उसे पता चलता है कि फू यहाँ पर जीजी से मिलने के लिए गया था। फू उसका भाई फू और उसके भाई दोनों को जाकर के वो क्लास लगाता है। फू कहता है मैंने कभी नहीं कहा था जीजी को ऐसे फ़ोर्स करने के लिए कि वो मुझसे प्यार करे, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। वो अपने भाई से भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि अपन दोनों के बीच का रिलेशन क्यों ख़राब कर दिए। वो हर दिन जीजी को मिस किया करता था। दूसरी साइड ये लोग यहाँ पर फाइनली रो को पकड़ लेते हैं। रो की इन हरकतों की वजह से उन्हें जेल भेज दिया जाता है और इधर हम लोग देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में आकर के जीजी पर अटैक कर देता है। लुओ ने थैंकफुली उसे तब तक ढूंढ लिया था। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है और फाइनली यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के बाद वो बेबीज़ बॉर्न करती है। लुओ से माफ़ी मांगता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब वो जगती है तो यहाँ पर उसके अंकल और लुओ को सामने देखती है। वो उसे देख कर के काफ़ी खुश हो जाती है और फाइनली ये ड्रामा हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।